हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन है 26 मई 2021। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे 26 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मेरा, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ये कौन से राज्य की आरोग्य श्री स्कीम है जिसको अभी हाल ही में मर्ज कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके साथ कौन से राज्य की आरोग्य श्री योजना को मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो आरोग्य श्री योजना है ये तेलंगाना सरकार की योजना है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। अब देखो आरोग्य श्री योजना है क्या। जिस तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है हर एक फैमिली को हर साल, उसी तरीके से ये भी एक हेल्थ प्लान स्कीम है जिसका नाम है आरोग्य श्री स्कीम। तो तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की इस स्कीम के साथ जो पैक्ट साइन किया है, इसका मेन मोटो ये है कि अब से तेलंगाना के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने आयुष्मान भारत में रजिस्टर किया हो या ना किया हो, अगर उन्होंने आरोग्य श्री में भी रजिस्टर किया है तो भी उनको आयुष्मान भारत स्कीम वाले ही फायदे मिलेंगे। ये इसका मेन मोटो है। तो दोनों स्कीमों को मर्ज कर दिया गया है तेलंगाना के लिए। यहाँ पर चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर तमिलसाई सुंदरराजन। क्या आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब लॉन्च करी गई थी? इसको इनके द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। और वो भी कहाँ पे? झारखंड में रांची में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? रांची में। और इसका मेन मोटो ये है कि अगर आप आयुष्मान भारत स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपकी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर सरकार की तरफ से हर साल दिया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। तमिलनाडु में अभी हाल ही में नई सरकार आई है, एम के स्टालिन की सरकार यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? तो भारत सरकार ने इजराइल के साथ पैक्ट साइन किया है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन को लेकर। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इजराइल के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए है क्या कि हमारे देश में जिस तरीके से सिंचाई करी जाती है खेती में, उसमें बहुत सारे पानी की बर्बादी होती है और पानी भी बहुत लगता है और पैदावार भी उसकी वजह से कम होती है। क्योंकि हम सभी को पता है हम जितना भी पानी आम तौर पर खेती में देते हैं, प्लांट्स केवल उसका 1% ही यूज करते हैं, बाकी 99% हवा में भाप बन के उड़ जाता है पानी। अब देखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, जो इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था सबसे पहले। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, खेती को इस तरीके से मेड़े बना ली जाती है और इन मेड़ों में एक पाइप लगा दिया जाता है, बिल्कुल पतला सा पाइप होता है हर मेड़ में, इस तरीके से लगा होता है और ये लोहे का पाइप होता है, इसके अंदर से पानी गुजरता है। इस लोहे के पाइप में जगह जगह में हर थोड़ी दूर पर छेद होता है। इस छेद से ड्रॉप ड्रॉप करके मतलब बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है पौधे के ऊपर। इससे क्या होता है, पानी बहुत कम लगता है और पैदावार बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब कम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बहुत ज्यादा। तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर गिरता रहता है। तो भारत भी इजरायली पद्धति के आधार पर पूरे भारत में कृषि को अपनाना चाहता है, जिसके लिए एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन पैक्ट साइन किया गया है इजराइल के साथ। इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हॉकी टीम हैज बीन अवॉर्डेड विद टीन ग्लिचिटेक अवार्ड? अभी हाल ही में ये कौन से देश की हॉकी टीम है जिसने साल 2021 का टीन ग्लिचिटेक अवार्ड जीता है? तो ये है भारत की हॉकी टीम। भारत की हॉकी टीम के पिछले कुछ सालों में उत्कृष्ट खेल के लिए इनको सम्मानित किया गया है टीन ग्लिचिटेक अवार्ड 2021 से, ध्यान रखिएगा। और ये फैसला कब लिया गया? अभी हाल ही में हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस हुई थी जिसका 47वां संस्करण था। उसमें फैसला लिया गया कि भारत की हॉकी टीम को ग्लिचिटेक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस साल टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होने जा रहा है, ये आपको कब दिखेगा? तो ये दिखेगा 26 तारीख को। मतलब ये कब दिखने वाला है? आज के दिन ये दिखने वाला है, ध्यान रखिएगा, 26 मई को। अब देखिए टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होता क्या है, इसको समझो। अगर आम भाषा में बोला जाए तो ये तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा, सन और मून, इनके बीच में अर्थ आ जाती है पूरे तरीके से, मतलब बिल्कुल बीच में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। अब इस केस में होता क्या है, देखो, जो सन की रेस अर्थ के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जो मून का साइज है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अर्थ से छोटा है। तो अर्थ एक तरीके से ढक लेती है पूरे तरीके से मून को। मून के आगे तो अर्थ आ गई, और मून पे सन रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जो भी सन रेज हैं वो पूरी पूरी कहाँ पड़ रही हैं? अर्थ के ऊपर पड़ रही है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब ऐसा होता है तो मून के ऊपर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, मतलब अंधेरा छाने लगता है। ओके, अब दूसरी चीज, जो हमारी अर्थ है, इससे किस कलर की लाइट बाहर निकलती है? इससे ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी पृथ्वी 71% पानी से ढकी हुई है। ओके, तो अब इस केस में क्या होता है, जब सन की चमकती हुई रेस इस पानी में पड़ती हैं, इस ब्लू वाली रेस से जब टकराती हैं, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है, और ये जो शैडो बनती है जाके, ये हल्की सी रेडिश डार्क शैडो बनती है। कैसी? रेडिश डार्क शैडो, जिसको बोलते हैं ब्लडिश मून, जिसकी वजह से क्या बनता है? ब्लडिश मून, मतलब ब्लड साइड मून बनता है। एक तरीके से रक्त जैसा रंग हल्का हल्का इसमें दिखता है मून में, या फिर आप जिसको बोल सकते हो लाल चंद्रमा दिखता है। तो इस बार टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होने जा रहा है, नासा के द्वारा कोड किया गया है आज के दिन 26 मई को ये होगा। इसका टाइम भी निर्धारित है, ये करीब होना शुरू होगा 3:15 बजे से, 3:15 PM से, और ये कब तक चलेगा? ये 6:23 तक शाम को चलेगा। और इसमें भी जो टोटल इसका फेज होगा, टोटल फेज का मतलब जो सबसे डार्क वाला फेज होगा, उसकी टाइमिंग बताई गई है नासा के द्वारा। ये 4:39 से लेकर 4:58 तक करीब दिखेगा, जो सबसे डार्क इसका फेज रहेगा। आपको पता है पिछली बार टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कब हुआ था? ये हुआ था 21 जनवरी 2019 को। तो ये करीब हर 2 साल में एक बार होता है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। तो आज के दिन ये होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिसेंटली? अभी हाल ही में 74वां संस्करण वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजित किया गया, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया किसने? भारत को हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अब ये जो 74वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है, इसको लीड किसके द्वारा किया गया? मतलब पूरे वर्ल्ड में किसके द्वारा लीड किया गया? भारत ने तो वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया है, पूरे वर्ल्ड में इसको WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनैन के द्वारा लीड किया गया है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, इसका मेन मोटो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन। पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक देश को। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर देश हैं उनको तो वैक्सीन मिल रहे हैं, जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये WHO का मेन कंसर्न है, जो कि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले भी बताया था, और करीब 1 दिन पहले परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभी IMF के द्वारा $50 बिलियन की धनराशि भी आवंटित करी गई है ऐसे देशों के लिए। तो ध्यान रखिए, पूरा वर्ल्ड अब एकजुट हो रहा है इस वजह से कि जितने भी ये गरीब देश हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास कंट्री की रेंज में आते हैं, उन सभी को भी कोविड वैक्सीन मिले। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा अभी हाल ही में भारत में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन यंगस्टर को, जो युवा हैं, उनको इंगेज करने के लिए लॉन्च किया गया है, और साथ में ये कैंपेन कोविड क्राइसिस के बारे में उनको समझाएगा। इस कैंपेन का नाम क्या है? तो यूनिसेफ के द्वारा भारत में अभी जो कैंपेन युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, इसका नाम है यंग वॉरियर। क्या नाम है? यंग वॉरियर। अब देखो, ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका मेन मोटो है हमारे देश के युवाओं को जागृत करना। जैसे कि उन्हें ये बताना कि कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी फेक न्यूज़ है तो उसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे कि व्हाट्सएप में कहीं से मैसेज आ रहा है, तो आप उसके बारे में उसका सोर्स पहले जानने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप अगर उस मैसेज से सहमत हो या आपको बड़ा अच्छा लग रहा है वो मैसेज, तो आपने उसको जस्ट फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैच्योर बनिए। दूसरी चीज़, लोगों को एनकरेज करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। और तीसरी चीज़, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हमें बनाकर रखना है। अपने घरों में
आपके माँ बाप या फिर और भी वृद्धजन जो भी इस टाइम पर हिम्मत हार रहे हैं, उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना है। तो ये 3 चीज़ें मेन मकसद है किसका, यंग वॉरियर नाम के इस कैंपेन का, जिसको यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूनिसेफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं हेनरिटा एच फोर। क्या नाम है? हेनरिटा एच फोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? इसको हर साल मनाया जाता है 21 मई को। अब ये जो दिवस हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट, इसका मेन मोटो ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये नहीं कि हर एक देश के अंदर ऐसा नहीं कि हमें कम्युनिटी को प्रमोट करना है, नो। दुनिया में कई सारे कंट्रीज हैं जिनके अंदर कई सारी तरीके के कल्चर हैं, जिसमें से भारत नंबर 1 पे है। भारत में सबसे ज़्यादा रिलीजन्स और कल्चर देखने को मिलते हैं। तो यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। इसको बना कर रखने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है और लोगों में इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन। तो 21 मई को ये दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले सन 2002 में स्टार्ट किया गया था मनाना। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बैंकिंग वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन रखा हुआ है इस बार पेपर में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर साल 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में भारत के एफडीआई में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले समझ लो एफडीआई होता क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल हमारा भारत है। अब हमारे भारत में किसी भी सेक्टर में दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री जब पैसा इन्वेस्ट करती है, तो ये जो पैसा हमारे भारत देश के अंदर आकर लगता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप देख रहे हो इस पैसे का मतलब ये है कि दुनिया भर की करेंसीज हमारे देश में आकर इन्वेस्ट हो रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं या हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो बाहर से आया हुआ इंडस्ट्रीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट वाला पैसा होता है, इसको बोला जाता है एफडीआई। नाम से ही आपको समझ आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसकी भी काउंटिंग जीडीपी को काउंट करते टाइम जरूर करी जाती है। जब आप जीडीपी को काउंट करते हो उस केस में आपको एफडीआई को कंसीडर करना ही होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो जीडीपी होता है उसका आपसे एफडीआई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीडीपी से जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उस केस में आपको एफडीआई को जोड़ना ही पड़ता है जीडीपी के साथ। ओके, तो पिछले सत्र में 2020 से 21 में भारत में एफडीआई में ग्रोथ हुई है 10% की। कितनी? 10% की सीधी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है भारत के लिए आज तक का। कितने बिलियन का एफडीआई देखने को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, 81.72 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में इन्वेस्ट हुआ है। इसी में आपको 2 क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि पिछले सत्र में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में यह कौन सा राज्य है जहां पर एफडीआई कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा? तो अभी तक महाराष्ट्र नंबर 1 रहता था, लेकिन इस बार रहा गुजरात नंबर 1। कौन सा राज्य? यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 पे रहा गुजरात। गुजरात में इसका मतलब यह है कि दुनिया भर से सबसे ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट हुआ है भारत में तो वो गुजरात में इन्वेस्ट हुआ है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है और नंबर 3 पे रहा है इस बार कर्नाटक। कर्नाटक। तो ये 3 वो भारत के राज्य हैं जिन्होंने पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा पैसा खींचा है एफडीआई के रूप में। तो ये एक गुड सिग्नल है, जाहिर सी बात है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 का किसने जीता है? तो 2021 का भारत बायोडायवर्सिटी अवार्ड इस बार जीता गया है। इनका नाम है शाजी एनम। क्या नाम है? शाजी एनम। शाजी एनम कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केरल से बिलोंग करते हैं। और केरल में कहाँ से? केरल में वायनाड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब समझिए इनको इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड क्यों दिया गया है। ये बेसिकली एक किसान है, फार्मर्स है। इनके द्वारा कंद की फसल उगाई जाती है, ठीक है। और कंद को क्या बोलते हैं? कंद को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्यूबर बोलते हैं। कंद का मतलब समझते हो? कंद की आपकी ये सारी फसलें होती है। हर वो फसल जो कि जमीन में मतलब मिट्टी के अंदर उगाई जाती है उसको कंद की फसल बोलते हैं।
ट्यूबर फसल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आलू हो गया, गाजर हो गया और शलगम हो गया, इस शकरकंद हो गई, ये सब आपके जितने भी फसलें हैं ये सब ट्यूबर क्रॉप्स कही जाती हैं, मतलब इनको कंद फसलें कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने, आपको बता दूं, पिछले 2 साल में 200 से ज्यादा ट्यूबर की प्रजातियां उगाई हुई हैं, मतलब 200 तरीके से ज्यादा की कंद फसलों की प्रजातियां उगाई हैं। साथ में इस बार तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी किया है, इन्होंने 40 से ज्यादा वैरायटी हल्दी की उगाई है, मतलब टर्मरिक की, और 30 से ज्यादा प्रजातियां इन्होंने जिंजर की, ठीक है। तो इनके इस योगदान के लिए इनको इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, आपसे कह रहा है सेम इवेंट में, मतलब सेम कैटेगरी में, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किस बीएमसी को सम्मानित किया गया है। बीएमसी का मतलब है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो इस बीएमसी का नाम है शेरगांव बीएमसी। क्या नाम है? शेरगांव बीएमसी। अब देखिए बीएमसी क्या होती है, हर जगह पर हर एक राज्य के अंदर कई सारी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती हैं। ये कमेटी डायरेक्ट किसानों को मॉनिटर करती रहती हैं और उन्हें ट्रेनिंग देती रहती है कि किस तरीके से आप फसल अच्छी उगा सकते हो और किस तरीके से एक ही फसल पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, तरह तरह की फसल आपको उगानी है। तो ये कौन सा बीएमसी है जिसको सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर है शेरगांव बीएमसी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है शेरगांव बीएमसी कहाँ का बीएमसी है? ये अरुणाचल प्रदेश का बीएमसी है, जिसको बेस्ट इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 का दिया गया है। तो अगर आपसे पर्टिकुलर पर्सन में पूछे तो नाम ध्यान रखिएगा, शाहजी एनम को दिया गया है, और अगर आपसे बीएमसी पूछे तो शेरगांव बीएमसी नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किसने जीत लिया है कल के दिन? तो 2021 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किया जा रहा था और इसको इस बार जीता है मैक्स वर्स्टेपन रहे। यहाँ पर नंबर 2 पे कौन रहे? तो इनका नाम है कार्लोस सेंस, ये रहे नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर कौन रहे? लैंडो नॉरिस नंबर 3 पर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप और देख लीजिए, मैक्स वर्स्टेपन ये कौन सी टीम से खेलते हैं? मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल से खेलते हैं, रेडबुल टीम है इनकी। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। कार्लोस सेंस ये फरारी टीम से खेलते हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस। और लैंडो नॉरिस ये खेलते हैं मैक्लेरन टीम से और ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। वेल्टरी बोटास की बात करें तो ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं और ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सिंपली आपको ध्यान रखना है 2021 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टेपन ने इस बार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है, इस किताब का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इस किताब के ऑथर कौन है? ये किताब लिखी गई है शिव शंकर मेनन के द्वारा। किसके द्वारा? शिव शंकर मेनन। आपको पता है ये कौन है? ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। ये कब से कब तक एनएसए रहे हैं? 2010 से लेकर 2014। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड पे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल मनाया जाता है 25 मई को। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पर 25 में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ऑप्शन में। 25 मई को मनाया गया इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। आपको पता है यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। ओपी भारद्वाज कौन से स्पोर्ट से संबंध रखते थे? तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखते थे। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। 1985 में ये पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार अवॉर्डी हैं। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। नाम क्या है? ओपी भारद्वाज। और ये भारत के नेशनल कोच भी रह चुके हैं। 1968 से लेकर 1989 तक ये नेशनल कोच थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये चेन्नई से बिलोंग करते थे। तो अभी हाल ही में ओपी भारद्वाज जी का निधन हो गया, अब ये नहीं रहे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी कौन थे जिनका अभी निधन हुआ है? तो नाम ध्यान रखिएगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2021 की फोर्ब लिस्ट जारी करी गई। तो ये जो फोर्ब्स की जो लिस्ट है ये हर साल बताती है कि दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है।
तो इस लिस्ट से पता लगा है कि 2021 में दुनिया के सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले एथलीट कौन बने। तो ये हैं, इनका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। क्या नाम है? कॉनर मैकग्रेगर। और कॉनर मैकग्रेगर ये बेसिकली कौन सा खेल खेलते हैं? ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट खेलते हैं। सेकंड नंबर पे रहे इस बार लियोनल मेसी। थर्ड नंबर पे रहे इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और फोर्थ नंबर पे रहे हैं, इनका नाम है डैक प्रेस्कॉट। क्या नाम है? डैक प्रेस्कॉट। और पांचवें नंबर पे रहे लिब्रॉन जेम्स। यहाँ पर इसको जेम्स कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है 2020 में फोर्ब लिस्ट टॉप किसने करी थी, तो ध्यान रखना 2020 में फोर्ब लिस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमाई वाले एथलीट थे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर टेनिस प्लेयर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वरुण 777 कोड डिस्काउंट कोड है अनअकैडमी प्लस के लिए। आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो।